डियर स्टूडेंट, भुगतान संतुलन क्या होता है? एक देश का विदेशों के साथ जितना भी व्यापार किया जाता है, जितना भी आयात निर्यात किया जाता है, जितने भी सौदे किए जाते हैं, हर एक वस्तु, हर एक ट्रांजैक्शन का जो लेखा जोखा होता है, जो विवरण होता है, उसको हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। भुगतान संतुलन क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत सारी एंट्रीज होती है, इसलिए नॉर्मली भुगतान संतुलन हमेशा सॉरी संतुलित ही होता है। क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, अगर हम किसी को डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से एंट्री करते रहते हैं तो दोनों साइड में एंट्री करने से ये होता है कि लास्ट का बैलेंस हमेशा टोटल ही आएगा। भुगतान संतुलन के अंतर्गत दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक चालू खाता है और एक पूंजी खाता है। इन दोनों का टोटल किया जाता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत। चलिए खैर, ये तो हमने पढ़ दिया कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में होता है। क्यों होता है इसके बाद भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, आप देख लीजिएगा। अब यहां पर बात होती है, क्या भुगतान संतुलन असंतुलित भी हो सकता है? क्या ये इम्बैलेंस भी हो सकता है? तो जवाब है या, ये हो सकता है। कई बार देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि भुगतान संतुलन जो है असंतुलित हो जाता है। जैसे देश में अगर युद्ध छिड़ गया तो देश की जरूरत को पूरा करने के लिए, युद्ध सामग्री परचेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है और एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है। तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, उस केस में हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा। जैसे इस टाइम यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है लड़ाई, से ईरान और यूएसए में चल रहा है, उसमें भी भुगतान संतुलन दोनों देशों का बिगड़ा है। तो आज की इस क्लास में हमें कंप्लीट विवरण पढ़ना है कि भुगतान संतुलन, भुगतान शेष में असंतुलन होने के क्या कारण है, इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, विकसित और अविकसित देशों के बीच में क्या परिस्थितियां हैं। चलिए इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो जहां जहां पर भुगतान संतुलन के डेबिट और भुगतान संतुलन के क्रेडिट की देनदार और लेनदार दोनों बराबर नहीं होते, तो उस केस को हम असंतुलन की स्थिति कहते हैं। इसका मतलब होता है एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन घाटा और अतिरिक्त तब होता है जब उसकी स्वतंत्र प्राप्ति ऑटोनोमस, एक तो ऑटोनोमस होता है और एक ठीक है रिकमेंडेड होता है। तो हम ऑटोनोमस की बात करते हैं, ऑटोनोमस प्राप्तियां। अब बात यह कि यह क्या है, स्वतंत्र प्राप्तियां या स्वतंत्र मदे वो मदे होती हैं जिनका प्रयोग लाभ की आशा से या आय के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो स्वतंत्र प्राप्तियां और स्वतंत्र भुगतान जब दोनों मेल नहीं करते हैं तो उसको असंतुलन की स्थिति कहते हैं। और यहां पर असंतुलन अनुकूल भी हो सकता है, असंतुलन प्रतिकूल भी हो सकता है। जब हमारे पास स्वतंत्र प्राप्तियां ज्यादा हो स्वतंत्र भुगतान से तो उसको बोलते हैं असंतुलन अनुकूल है। मतलब इस केस में हमारा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। मतलब इस केस में हमारा भुगतान कम है और हमारी प्राप्तियां ज्यादा है, तो ये असंतुलन ही हुआ। असंतुलन मतलब बराबर ना होना, लेकिन ये पॉजिटिव भी है देश के लिए क्योंकि अब हमारे पास निर्यात ज्यादा है और आयात कम है। और असंतुलन प्रतिकूल तब होता है जब हमारे पास डेबिट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है, मतलब भुगतान ज्यादा और प्राप्ति कम, उस केस में होता है। इसको थोड़ा सा और समझिए कि भुगतान शेष में असंतुलन होने के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जब असंतुलन के प्रकार की बात करते हैं तो उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, चक्रीय असंतुलन, सुदीर्घकालिक असंतुलन और संरचनात्मक असंतुलन। मतलब साइक्लिक, सेक्युलर और स्ट्रक्चरल। चलो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि काफी चीजें को समझना जरूरी है भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन बोले, भुगतान शेष कहें, तो यहाँ पर चक्रीय असंतुलन, चक्रीय मतलब कभी ये संतुलन होता है फिर असंतुलित हो जाता है। साइक्लिक मतलब होता है परिवर्तन होते रहना। तो भुगतान शेष में चक्रीय असंतुलन व्यापार चक्रों के कारण होता है। व्यापार चक्र मतलब कभी मंदी आ गई, कभी महंगाई आ गई, इसी मंदी और महंगाई की स्थिति में भुगतान संतुलन भी परिवर्तित होता रहता है। और ये कितने कारणों से होते हैं, जब विभिन्न देशों में व्यापार चक्र के फलस्वरूप तेजी एवं मंदी की स्थिति में भिन्नता हो अथवा गहनता हो, उस देश में उस समय भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। कैसे एग्जांपल दिया हुआ देखिए, जैसे एक देश एक्स में दूसरे से वाई की तुलना में व्यापार चक्र का प्रभाव अधिक गहन है, मतलब व्यापार चक्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशील होता है। एक्स देश में तेजी की स्थिति है तो उस देश के लिए प्रतिकूल है। तो एक देश में तेजी का होना उस देश के अनुकूल होने से सामने वाले देश के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो
निर्यात हम दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे देश का जो रुपया है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। हमारे देश की रुपए की वैल्यू बढ़ने से सामने वाले देश के लिए नुकसान होगा और वो जो है आयात कम कर देगा, तो ऐसे भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। फिर यदि विभिन्न देशों में व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की अवधि में भिन्नता हो तो भी भुगतान शेष चक्रीय असंतुलन हमारे देश में मंदी चल रहा है, सामने वाला संतुलित है, ये सामने वाले देश में मंदी चल रही है, हमारा देश संतुलित है, उस केस में भी भुगतान संतुलन असंतुलित की स्थिति में आ जाती है। यदि विभिन्न देशों में आयातों के लिए मांग की आयलोच में भिन्नता हो तो भुगतान शेष में चक्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है। अलग अलग देशों में आयात की परिस्थितियां अलग अलग होती है, अपने मांग के अनुसार, अपने देश की आवश्यकता के अनुसार ही वो इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट का सिचुएशन अगर बढ़े, किसी देश में किसी वस्तु की मांग कम हो जाए, किसी देश में किसी चीज का उत्पादन खुद ब खुद करने लगे, अगर वो मांग कर देता है तो हमारा उनका आयात कम हो जाएगा। तो सामने वाले देश का आयात कम होने का मतलब होता है हमारा निर्यात कम होना, इससे भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। यदि विभिन्न देशों में आयातों के लिए मांग की कीमत लोच में भिन्नता हो तो भुगतान शेष में चक्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है। मतलब मांग की कीमत लोच, कीमत के अनुसार मांग में परिवर्तन भी अगर बदल जाता है तो ऐसे में भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। तो ये चक्रीय है, क्योंकि अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है, आयात निर्यात में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन अक्सर नॉर्मली देखने को मिलता है एक देश का दूसरे देशों के साथ। दूसरा है सुदीर्घकालिक असंतुलन। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय में, क्योंकि हमें पता है जब एक देश से दूसरे देश की बात करते हैं ना, तो जो परिवर्तन होता है वो काफी लंबे समय में परिवर्तन होता है, विकास की परियोजनाएं लंबे अवधि के लिए होता है। तो यहां पर जब दीर्घकालीन परिवर्तन का असर पड़ता है तो उससे भी भुगतान शेष असंतुलित हो सकता है। एक अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे दीर्घकालिक परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तकनीकी प्रगति चल रही है, ठीक है, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, तो तमाम प्रकार के परिवर्तन समय के साथ साथ होते रहते हैं और समय के साथ साथ होते हुए यही परिवर्तन भुगतान शेष में भी असंतुलन लाता है। अब ये असंतुलन का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। असंतुलन का मतलब होता है कि दोनों ही डेबिट क्रेडिट का बराबर ना होना। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास की प्रारंभिक अवस्था में बचत का ढांचा अधिक एवं अधिक विनियोग करना होता है। प्रत्येक विकासशील चाहता है हमारे देश में विकास हो, तो वो क्या करता है, निवेश ज्यादा करता है। तो निवेश ज्यादा करने से देश में मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होने से देश में आयात बढ़ जाता है और आयात के बढ़ने से भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि की दर, अगर बेसिकली विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि की दर ज्यादा होती है, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जनसंख्या के अनुसार उनकी मांग भी बढ़ेगी और जनसंख्या के रहने, खाने, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का आयात करना पड़ता है। अगर उस अनुरूप हम उत्पादन नहीं कर पाए तो जब आयात ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भुगतान संतुलन उस समय भी असंतुलित ही होना है। पूंजी के अधिक से उत्पादन में वृद्धि, अगर किसी भी देश में आर्थिक विकास इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे लोगों की आय का अनुपात बढ़ रहा है, लोगों का आय का बढ़ने का मतलब होता है निवेश का बढ़ना, निवेश का बढ़ना मतलब पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होना, पूंजी की निर्माण की दर में वृद्धि होने का मतलब होता है उत्पादन में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होने का सीधा मतलब होता है लोगों की मांग का बढ़ना और मांग बढ़ने से भी भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाती है। तो ये दीर्घकालीन प्रभाव है असंतुलन के। नेक्स्ट है संरचनात्मक असंतुलन, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अब संरचनात्मक में कई प्रकार की बातें होती हैं, इसका मतलब होता है भुगतान से इसमें संरचनात्मक असंतुलन स्थिति उस समय आती है जब निर्यात अथवा आयात दोनों की मांग पूर्ति में, जब मांग और पूर्ति के कारण जो है आयात निर्यात में परिवर्तन होता है, उसको संरचनात्मक जो है असंतुलन की स्थिति कहते हैं। अब इसके लिए किंडलबर्गर ने एक्सप्लेन किया है, किंडलबर्गर ने एक्सप्लेन ये कहा है कि जब देश की आधारभूत परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप देश की आय का कुछ भाग या तो विदेशों में व्यय किया जाने लगता है अथवा विदेशों से प्राप्त आय होने लगती है, तो भी भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब क्या हुआ, देखिए, मतलब देश की आय का कुछ भाग विदेश चला जाता है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन में विदेशों में पैसा खर्च करके आ रहे हैं। वहीं पर विदेशों का पैसा अगर हमारे देश में अगर खर्च होता है तो ऐसे भी देशों के बीच में जो है असंतुलन की स्थिति बन सकती है।
अब उदाहरण लें कि माना विदेशों में भारतीय शक्कर की स्थापन वस्तुओं की खोज के कारण भारत में शक्कर की मांग घट जाती है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए भारत जो है विदेशों को क्या बेचता है, शक्कर मतलब चीनी क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, मान लीजिए कनाडा को चीनी का निर्यात करता है। ओके, अब ऐसा हुआ कनाडा के यहाँ पर चीनी का उत्पादन बढ़ गया, तो उन्होंने वो क्या करेंगे, हमारे देश में चीनी का इंपोर्ट कम कर देंगे। तो ऐसे में कनाडा में मांग की कमी हो रही है जिससे हमारा निर्यात कम हो रहा है, तो ऐसे में भी भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाती है। अब इस संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न होने के भी अपने अपने कारण हैं। क्या कारण है? नंबर 1, पूंजीगत हानियां। जब देश में युद्ध, प्राकृतिक संकट वगैरह होते हैं ना, तो पूंजी की भारी कमी हो जाती है। पूंजी की कमी होने का मतलब होता है उत्पादन की कमी, और उत्पादन में कमी होने का सीधा मतलब होता है हम अपने जरूरत के लिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। मांग का स्वरूप भी बदल जाता है। जब देश में राष्ट्रीय प्रत्येकता में वृद्धि होती है तो लोगों की मांग बढ़ जाती है, और लोगों की मांग को पूरा करने के लिए आयात करना ही पड़ता है। व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, आयात और निर्यात की शर्तों में परिवर्तन होने से भी आयात निर्यात बदल जाता है। दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन अगर हो जाता है, स्नाइडर के अनुसार पूंजी प्रवाह की गति अचानक रुकने से जो भी कारण हो, किंतु प्रभावित देश की उत्पादन ढांचे में भी असंतुलन उत्पादन हो जाता है। पूंजी की प्रभाव मतलब अर्थव्यवस्था में पूंजी नहीं हो रहा है, हमें ऋण की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई सारे कारण इससे हो सकते हैं। संस्थागत परिवर्तन, जब देश में राजनीतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, आर्थिक और संस्थागत परिवर्तन होता है, उस देश में भी मांग में परिवर्तन होता है, और मांग में परिवर्तन से संरचनात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार अस्थिर है, पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में होता, कई बार अलग अलग देशों में होता है। तो सरकार ऊपर सामाजिक परिवर्तन होता है, लोग भड़क जाते हैं, सरकार चलने नहीं देते हैं, रस्तों पे उखड़ जाते हैं, कई महीनों तक आंदोलन चलता रहता है। उस अवस्था में भी बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। व्यापार का ढांचा, किसी तरह व्यापार के ढांचे परिवर्तन। व्यापार का ढांचा किस प्रकार के, क्या विदेशी लोगों को व्यापार करने के लिए सहूलत मिल रही है, क्या आपके देश में व्यापार के लिए शर्तें उत्तम है, तो ये सब बातें भी भुगतान शेष को असंतुलन करने के लिए काफी है। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी है भुगतान संतुलन के, भुगतान शेष में असंतुलन होने के कुछ अन्य प्रकार है। एक अस्थायी असंतुलन और एक स्थायी। अस्थायी का मतलब होता है ये समय समय पर दीर्घकालीन परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये असंतुलन की स्थिति दीर्घकाल में नहीं होती, अल्पकाल में कभी होता है, कभी परिवर्तन हो जाता है, कभी सही हो जाता है, कभी मांग बढ़ जाता है, कभी मांग घट जाता है, कभी निर्यात बढ़ता है, कभी निर्यात घटता है। तो समय के साथ साथ जब असंतुलन बढ़ता है और फिर असंतुलन सही हो जाता है, उसको अस्थायी बोलते हैं। लेकिन स्थायी का मतलब होता है ये कुछ कुछ दीर्घकालीन असंतुलन की स्थिति, मतलब दीर्घकालिक परिवर्तन होने से भी असंतुलन की स्थिति आ जाती है। जैसे इस कारण से अतिरिक्त यदि अन्य किन्हीं कारणों से देश का भुगतान शेष का असंतुलन दीर्घकाल तक चलता रहता है, मतलब जब असंतुलन लंबे समय तक चलता रहता है, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई 4 साल हो गया, इन 3 से 4 सालों की लड़ाई के बीच में यूक्रेन को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा है। तो राजनीतिक और युद्ध बंदी के कारण उनका असंतुलन लंबे समय तक चला जा रहा है, तो इसको स्थायी की कैटेगरी में रखा जाएगा। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक वहां पर असंतुलन, और उसके बाद भी संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन वहां करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भुगतान शेष में असंतुलन होने के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, खासकर भारत जैसे देशों में विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो विकास के लिए जितना ज्यादा आप विकसित कार्यक्रम बनाओगे, रोड बनाना है, पार्क बनाना है, संरचनात्मक परिवर्तन करना है, अलग अलग पॉलिसी बनानी है, तो उससे आयात बढ़ जाते हैं, तकनीक का आयात करना पड़ता है, और आयात के बढ़ने से भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। चक्रीय उतार चढ़ाव देश में आता रहता है, कभी मंदी आती है, कभी महंगाई आती है, इसका भी असर पड़ जाता है। आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, विकासशील देशों में लोगों की आय में परिवर्तन होता रहता है, कभी आय में तेजी से वृद्धि हो जाती है, कभी वस्तु की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाएगी, कभी तेजी से कमी हो जाएगी, इससे भी भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्यात मांग में परिवर्तन, विकसित देश कच्चे माल वैकल्पिक वस्तु का उत्पादन करने लग गए हैं आज के समय में। पहले क्या था, विकसित अक्सर विकासशील देशों से कच्चा माल इंपोर्ट करता था, अब वो अपने यहाँ पर ही कच्चे माल जो है प्रोड्यूस करने लगा है। ऐसे विकासशील देशों का निर्यात कम हो गया है और इससे भी परिवर्तन हो गया। विकसित देशों में आयात प्रतिष्ठान, विकसित देश अब आयात की जगह निर्यात करने पर बल दिया जा रहा है,
उनको विकासशील देशों से कोई मतलब नहीं हो रहा है। इससे कुछ देशों में बहुत ज्यादा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि हमेशा देश के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर है प्रदर्शन प्रभाव। अब प्रदर्शन प्रभाव क्या है ये समझो। नर्स ने अपनी पुस्तक में प्रदर्शन प्रभाव यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की व्यापक चर्चा की। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से जब अल्पविकसित देश विकसित देशों के संपर्क में आते हैं तो यहाँ के लोग विकसित देशों के लोगों की उपभोग आदतों का अनुसरण शुरू कर देते हैं तथा प्राचीन वस्तुएं और प्राथमिक वस्तुओं को अपनाना चाहते हैं। ऐसी वस्तुओं का विदेशों से आयात किया जाता है और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए आयात की बढ़ती प्रवृत्ति ही भुगतान असंतुलन को बढ़ाती है। इसको बोलते हैं हम प्रदर्शन प्रभाव। मतलब किसी दूसरे देश के लोगों की देखा देखी अगर हमारी मांग बढ़ने लग जाती है, इसको प्रदर्शन प्रभाव के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग, जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खासकर विकासशील देश विकसित देशों से ऋण की प्राप्ति करती है अपने यहाँ विकास कार्यक्रम पूरा करने के लिए, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इससे उनके ऊपर जो है ऋण का बोझ बढ़ता है और उनको वापस करने का अत्यंत ही तीव्र जो है दबाव पड़ने लगता है। इससे भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब भुगतान शेष के असंतुलन को कैसे दूर किया जाए। भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए कई सारे कारक है, बेसिकली मौद्रिक और गैर मौद्रिक उपाय की, और इसमें भी अलग अलग गैर मौद्रिक उपाय के अंतर्गत मौद्रिक संकुचन हो गया, मुद्रा का संकुचन किया जाता है, डिफ्लेशन, विनिमय नियंत्रण किया जाता है, अवमूल्यन हो गया, विनिमय मूल्य का ह्रास हो गया। इसके अलावा आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अलग अलग शुल्क लगा जाता है, निर्यात को प्रोत्साहन किया जाता है, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित किया जाता है। कई सारे कारक है, चलो इन सबको हम डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर हो गया मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय का मतलब होता है जो डायरेक्टली मुद्रा के अनुसार इफेक्टेड होता है। सबसे पहले मुद्रा का संकुचन। मुद्रा का संकुचन का मतलब होता है देश में मुद्रा पूर्ति में क्या करना, कमी करना। मुद्रा पूर्ति में कमी करने के लिए केंद्र सरकार और देश की केंद्रीय बैंक प्रभावित रूप से काम करती हैं। अगर आपको अपने देश में आयात और मांग में कमी करनी है तो देश में मुद्रा की पूर्ति को कम करना पड़ेगा। मुद्रा की पूर्ति कम होने से व्यापारिक बैंकों के द्वारा लोगों को ऋण की मात्रा कम कर दी जाती है और ऋण की मात्रा कम होने से लोगों के पास पैसे कम रहते हैं। पैसे कम होने से उनकी मांग कम हो जाती है और मांग के कम होने से आयातों में कमी होती है और आयातों में कमी होने से धीरे धीरे भुगतान शेष का जो असंतुलन हो जाता है, जो मांग के कारण है, वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर मांग के कारण जो असंतुलन होता है वो तो सही होता है, लेकिन जो दूसरे कारक है बहुत सारे, उसको हम प्रभावी रूप से सही नहीं कर सकते। तो एक तरफ यहाँ पर एक दृष्टि से ये सही है, लेकिन बहुत सारे दूसरे कारण है असंतुलन होने के, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा होता है विनिमय नियंत्रण, विनिमय एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण उस स्थिति को कहते हैं जिससे देश की मुद्रा की विनिमय दर को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखा जाता है। नॉर्मली अगर हमारे देश का $1 बराबर ये 90 रुपए है और ये अगर $1 बराबर 100 रुपए हो जाए तो यहाँ पर हमारे देश में निवेश बढ़ता है कि सामने वाले देश को फायदा मिलता है। लेकिन सरकार ने इसको अपनी जगह पर स्थिर रखा, कहा हम इसको चेंज नहीं होने देंगे। इससे जो है विनिमय नियंत्रण होता है और विदेशी विनिमय कोष की आर्थिक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है और इससे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा प्रभाव पड़ता है और इसको नियंत्रित रखा जा सकता है असंतुलन को। अवमूल्यन। अवमूल्यन एक ऐसी स्थिति होती है जब सरकार के द्वारा देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। जैसे अगर देश में $1 बराबर जो है 90 रुपए है और सरकार ने मुद्रा की वैल्यू को $1 बराबर 95 रुपए कर दे, यानी कि मुद्रा की वैल्यू को 5 रुपए से कम कर दिया जाता है, तो इससे जो है इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। और ये प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए, अगर हमारे देश में निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो उस स्थिति को सही करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। देश में निर्यात बढ़ा, देश का निर्यात बढ़ाना है, देश में निवेश बढ़ाना है, तो उस स्थिति में ये किया जाता है और इससे देश में मुद्रा का मूल्य कम होने से क्या हो जाता है ना, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं विदेशों के लिए और विदेश बहुत ज्यादा हमारे देश में परचेज करने लग जाते हैं।
अब अवमूल्यन के लिए सफलता की प्रमुख शर्तें होती है, लोचपूर्ण मांग होना चाहिए, लागत और मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विदेशों का सहयोग आपके देश के साथ होना चाहिए, विदेशी अपनी मुद्रा का मूल्य में कोई परिवर्तन ना करे, विदेशी मूल्य ह्रास नहीं होना चाहिए। अगर सहयोग प्रॉपर होता है, ये सभी स्थितियां सही होती हैं, तो ही अवमूल्यन की स्थिति देश के लिए काम करती है, वरना ये कभी कभी देश के लिए नुकसान कर जाता है, जिस समय भारत का मूल्य दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। गैर मौद्रिक उपाय भी कुछ, गैर मौद्रिक उपाय ज्यादा उपयुक्त होता है, ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। आयात अभ्यास, इंपोर्ट कोटा, अगर सरकार के द्वारा आयात कोटा निर्धारित कर दिया जाए कि आप विदेशों से इतना क्वांटिटी का सामान इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो उससे डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा कंट्रोल हो जाता है। और ये बेसिकली तब होता है जब देश में इंपोर्ट बहुत ज्यादा रहा और देश की स्थिति नेगेटिव हो रही हो, असंतुलन जो है नेगेटिव हो रहा हो। और ये अभ्यास दो प्रकार से होता है, एक पक्षीय कोटा प्रणाली होता है, दूसरा द्विपक्षीय अभ्यास कोटा प्रणाली होता है। अब एक पक्षीय क्या है, इसके अंतर्गत विदेशों से आयात किए जाने वाले माल की कुल मात्रा यह निर्धारित कर दिया जाता है कि आप विदेशों से कितना सामान इंपोर्ट कर सकते हो। जब कुल क्वांटिटी के बारे में एक बार में बता दिया जाता है और व्यापारी को लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप इतने तक का अंतर्राष्ट्रीय कोटा आपका है, इसके बीच में आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, और इसको ग्लोबल कोटा के नाम से भी जाने जाते हैं। जबकि द्विपक्षीय का मतलब होता है इसके अंतर्गत एक निर्धारित मात्रा से अधिक माल बिना आयात कर पर लगाया जा सकता है, किंतु इससे अधिक मात्रा आयात करने पर अतिरिक्त, या मतलब एक क्वांटिटी फिक्स होती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको टैक्स ज्यादा होना, यहाँ पर कर ही नहीं सकते, यहाँ पर कर सकते बट टैक्स देना होता है। ये बस ये है, कोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा पॉइंट है शुल्क अथवा आयात, टैरिफ। सरकार देश में आयात को कंट्रोल करने के लिए टैक्स, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है, और टैक्स बढ़ाने से भी आयात महंगा हो जाता है और कम हो सकता है। देश में अगर आपको लगता है कि आयात ज्यादा निर्यात कम है, तो आप निर्यात को प्रोत्साहन किया जा सकते हैं। अपने देश में ऐसे सामानों का उत्पादन करें जैसे चाइना करती है। चाइना का एक पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। वो नहीं बनाती जो उनको जरूरत है, वो उन सामानों को प्रोड्यूस करती है जिसकी जरूरत दूसरे देशों को है। वो सबसे पहले दूसरे देशों में क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए, जो उस देश में महंगा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। उनका काम है दूसरे देशों की जरूरत के हिसाब से सामान प्रोड्यूस करो और उनको सस्ते दाम पे बेचो और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। उनकी पूरी इकोनॉमी, अगर उनका एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन दे। विदेशी पर्यटक जिस देश में ज्यादा से ज्यादा आते हैं, उस देश की, एक सिंगापुर है, पूरा देश जो है पर्यटकों के कारण चलती है। सिंगापुर हो गया, और आपका मलेशिया हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, ये सारी कंट्री जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर टूरिज्म के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में इकोनॉमी भी बढ़ती चलती जाती है, ये लोग वहां जाएंगे, खर्च करेंगे। अब विकासशील देशों में भुगतान शेष के असंतुलन होने के, विकासशील देशों में बहुत सारे कारक है, जनसंख्या सबसे प्रमुख कारक है। प्राथमिक उत्पादन की कीमतों में अस्थायी प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं देश में, वो अस्थिर कीमतें होती है, कभी कीमतें बढ़ जाती है, कभी कीमत घट जाती है, इससे परेशानी हो जाती है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में विनियोग की कमी। विकसित देश विकासशील देशों में विनियोग थोड़ा कम करते हैं, रिस्क लेना कम करते हैं। वो उनको चाहते हैं वहां पैसा लगाएंगे, हो सकता है डूब जाए, तो रिस्क नहीं लेते और वो सहयोग नहीं करते, इससे ही परेशानी हो जाती है। निर्यातों की विशिष्टीकरण है, अब आए। नॉर्मली विकासशील देशों के द्वारा जो निर्यात किया जाना, वो प्राथमिक वस्तुओं किया जाता है। अगर प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात कम हो जाता है, तो उस देश में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विश्व बाजार में विकासशील देशों की वस्तुओं के विज्ञापन प्रचार का भाव। विकासशील देशों को बस इतना पूंजी नहीं होता है कि अपने सामानों को विज्ञापन करे और दूर दराज के देशों तक निर्यात करे, जबकि विकसित देशों के पास इनफ मशीनरी होता है कि वो अपने सामानों का विज्ञापन करके बेच सकते हैं। तो ये सारी परेशानी विकासशील देशों के साथ आती है। अब विकासशील देशों में प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधार करने के कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को सुधार किया जाए। अपने यहाँ पर मुद्रा प्रणाली को सुधार करें, मजबूत करें, और एक इंटरनेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाए ताकि आप प्रतियोगिता कर सके। विनिमय दर को स्थिर रखें। आप स्थिर विनिमय दर को फॉलो करें। अगर आप विकासशील देश है, आपके यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो ऐसे में परेशानी आपके साथ ये हो सकती है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश रखनी है अपने यहाँ का विनिमय दर बहुत ही ज्यादा परिवर्तन ना हो, तो ऐसे में आपके यहाँ पर निवेश निर्यात बढ़ सकता है।
विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन करें। ऐसी हमारे देश में इस तरह के वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि विदेशी लोग हमारे देश में निवेश करें, कि पूंजी का प्रवाह जितना ज्यादा बढ़ेगा उत्पादन उतनी तेजी से बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ने से देश की आय बढ़ेगी और इससे असंतुलन को कम किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, विकासशील देशों की सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण सारे कार्य, सर शिक्षा हो, गरीबी हो, रोजगार हो, इन सब में परेशानी उत्पन्न। तो जनसंख्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याओं का मूल जड़ है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करके भी भुगतान शेष को असंतुलित होने से बचाया जा सकता है। सुरक्षित भंडार का निर्माण करें। प्रोफेसर हेवर ने इस सुझाव का समर्थन किया कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल का कोष सुरक्षित भंडारण प्रणाली, कि आप विनिमय विकासशील देशों को हमेशा अपने देश में जरूरत के हिसाब से भंडार बना के रखे ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया सके और दूसरे देश के सामने झुके ना। निर्यातों में विविधता एवं नए बाजार खोज, विकासशील देशों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को बनाएं, ऐसे बाजारों की खोज करें ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके, क्योंकि निर्यात को बढ़ाकर ही आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया है कि नॉर्मली जितने भी संस्थाएं बनी हुई है G20 ये वो लगभग सारे जो है विकसित देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी संस्थाएं भी बननी जरूरी है जिनका मकसद विकासशील देशों को आगे बढ़ाने का। एक सार्क जैसी संस्था बनी थी लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा जो है उतना मेल मिलाप अब रहा नहीं। तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण होना जरूरी है ताकि विकासशील देशों को वो आगे लेके जाने के लिए सहयोग प्रदान करें और आपस में मिलकर काम करें। तो ये था आपका भुगतान शेष का असंतुलन के कारण और उपाय। कैसा लगा आपको वीडियो? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको नोट्स पसंद आए या कुछ समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।